हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एक शेयर में प्रॉफिट बुकिंग किया है उसके बारे में और थोड़ा मार्केट के बारे में। ठीक है, तो आज मार्केट देखने में तो दिख रहा था कि बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं बट पॉजिटिव तो था। ओपनिंग तो पॉजिटिव थी, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा नेगेटिव था बट उसके बाद तो ग्रीन ही दिख रहा था, बट और एंडिंग में भी ग्रीन में ही हुआ है। बट बहुत लोगों के पोर्टफोलियो जो रहेंगे वो रेड में रहेंगे, इसका मतलब डाउन रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो उसके पीछे की वजह क्या है वो पहले देखेंगे। थोड़ा हम मार्केट व्यू करते हैं, फिर मैं जिसमें शेयर में प्रॉफिट बुकिंग की उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो मैंने मनी कंट्रोल का साइट ओपन करके रखा हुआ है। तो आप जैसे देख रहे हैं, मैंने इंडियन इंडेसिस मनी कंट्रोल पे ये इंडियन इंडेसिस करके आता है, तो उसमें मैंने सब आपको दिखा दूँ कि पहले हम किसको इंडेक्स में सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। और निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स होते हैं, निफ्टी 50। और निफ्टी 50 का जो अभी चल रहा है इंडेक्स प्राइस वो 17,053 चल रहा है। ठीक है, और 27 रुपये वो ऊपर है, 27 पॉइंट यानी 27 रुपये ऊपर है। और एंडिंग इस पे हुआ है, पॉजिटिव ही है, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो नेगेटिव रहेंगे। तो उसके पीछे की वजह पहले देखेंगे कि क्या हो सकते हैं। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिसेस मैंने निफ्टी 50 का ओपन करके रखा है, और ऑलरेडी यहाँ पे 32 जो शेयर्स है, 32 शेयर्स क्या है डाउन में है, रेड दिखाई दे रहा है। और जो 18 शेयर्स है वो पॉजिटिव है। तो लगभग इससे भी डबल के आसपास, या सोच लो कि ज़्यादा ही है ये शेयर्स जो डाउन है। इसकी वजह से मार्केट गिरा है, क्योंकि ये निफ्टी 50 के अंदर बहुत अच्छे शेयर्स होते हैं। तो उसमें कौन से शेयर्स है जिन्होंने पोर्टफोलियो को गिराया है और मार्केट को किसने पॉजिटिव रखा है। तो 18 शेयर्स में से ऐसे कौन से शेयर्स है जिसने मार्केट को पॉजिटिव रखा है, और 32 शेयर्स ऐसे कौन से जिसने पोर्टफोलियो को डाउन किया है। तो ये पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 32 शेयर्स देखते हो कौन से। तो ये निफ्टी 50 के 32 शेयर्स है, जिसमें से बहुत लोगों के ये होंगे भी शेयर्स। बीपीसीएल, सन फार्मा, ये टॉप की कंपनियाँ हैं जो डाउन है, ये बड़ी कंपनियाँ हैं। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट डाउन है। ये देख लो, अदानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, यूपीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा ये सारी कंपनियां डाउन होने की वजह से ऐसी टोटल 32 कंपनियां हैं जिनकी वजह से मार्केट डाउन था, जिसमें एसबीआई भी है, जिसने इसको डाउन करने में, नीचे लेके जाने में या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाउन करने में इसने हेल्प किया है, या बोल सकते हैं इसके वजह से गिरा हुआ है। और जो अदर 18 है जो पॉजिटिव थे, जो मार्केट को संभाल रहे थे, वो ये शेयर्स थे: कोटक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ, टीसीएस, विप्रो, बजाज फाइनेंस, टाइटन और एशियन पेंट और एचडीएफसी, ये सारे जो है पॉजिटिव थे। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने मार्केट को, यहाँ पे रिलायंस का भी नाम है, देख लो, रिलायंस भी लगभग, मतलब ये जो बड़े शेयर्स हैं कोटक महिंद्रा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन जो होता है इंडेक्स का, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर चलता है। बड़े शेयर्स जो बड़ी कंपनियां जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, और उसी वजह से वो उसमें मोमेंटम आ गया। मतलब अगर वो पॉजिटिव है, जैसे रिलायंस का मार्केट कैपिटल ज़्यादा है और रिलायंस अगर पॉजिटिव है तो मार्केट भी पॉजिटिव हो सकता है। एचडीएफसी का मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, तो एचडीएफसी अगर पॉजिटिव तो मार्केट भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें शेयर्स भी होता है कि मतलब ये कुछ शेयर्स ही है जो मार्केट को या इंडेक्स को चलाते, ये समझ लो। तो इंडेक्स ग्रीन या रेड होने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कौन से दिशा में या कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है। तो हमने देख लिया निफ्टी 50 के ये इंडेक्स तो देख लिया। अभी निफ्टी बैंक भी देख लो एक बार कि निफ्टी बैंक कैसा था। तो निफ्टी बैंक भी देखो कितना बुरा हाल था इसका। लगभग देख लो, एक बैंक है जो ये बैंक बंधन बैंक लगभग
3 से 5% के बीच में ये गिर चुका है। ठीक है, बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये भी शेयर एक टाइम मेरे पास था, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करके मैं निकल चुका हूँ अच्छे प्राइस पे। आपने वीडियो देखा रहेगा या मेरे यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो सही टाइम पे मुझे निकलना, इसीलिए ये चीज़ें मैं करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग, और सही टाइम पे निकल जाता हूँ। और दूसरा आप देख सकते हो कि 10 ऐसे शेयर्स है, 9 शेयर्स है ऐसे जो 0 से 3% तक गिर चुके हैं। मतलब ये है IDFC, PNB है, ये SBI, ये SBI इसमें सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, इसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, तो अगर SBI गिरा तो बाकी कंपनी को भी या सेक्टर को गिरा सकता है। ठीक है, तो और 2 ऐसे कौन से शेयर्स है जो पॉजिटिव थे, तो कोटक और HDFC, ये 2 प्राइवेट बैंक जो पॉजिटिव थे और बाकी सारी चीज़ नेगेटिव थी। ठीक है, तो ये बाकी इंडेक्स देख सकते हो, निफ्टी मिड कैप जो 100 का निफ्टी का मिड कैप है, जो मिड कैप में मोस्ट ऑफ शेयर जो पब्लिक के पास होती है, हमारे पास जैसे सबके पास मोस्ट ऑफ मिड कैप में से होते हैं या स्मॉल कैप में से होते हैं। लार्ज कैप में ज़्यादा कोई लेते नहीं है, बड़े बड़े शेयर्स लेते नहीं हैं। तो जो मिड कैप वाले होंगे उनका ये हाल हो गया रहेगा। देखो 64 ऐसे शेयर्स है जो मिड कैप में से है, और 14 3 से 5 में गिरे हैं, और ये 5 से भी ज़्यादा ऐसे 4 शेयर्स है। और ये सारा हम पहले देख लेते कौन से शेयर्स है। पहले 4 ऐसे कौन से शेयर्स है जो ज़्यादा से ज़्यादा गिरे, और पहले देख लेते। तो सबसे ज़्यादा गिरे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग, 5 से ज़्यादा है, देखो सब 5% से ज़्यादा गिरे हैं। IRCTC, प्रेस्टीज एस्टेट, इंडियन होटल्स, ये कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा इसके शेयर्स गिर चुके हैं। ठीक है, और ये 3 से 5 के बीच में 14 ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर्स डाउन हैं। इसमें से ग्लेनमार है, जी एंटरटेनमेंट, टाटा पावर, JSW, लॉरस लैब, अदानी टोटल गैस, गोदरेज, एग्रोवेट। तो ये कंपनियां जिसके पास रहेगी उनको भी तगड़ा लॉस हो गया रहेगा। लॉस मतलब उनका पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। और ऐसे 64 कंपनियां हैं जिनका 0 से 3% तक का आज का डाउन है, रिटर्न डाउन है या उसका प्राइस डाउन हुआ है। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पे है, उसके बाद बेल है, इमामी है, टाटा ELXI और सैनोफी इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक एंड M&M फाइनेंशियल्स, ये कंपनियां जो टॉप की कंपनी है। ऐसे टोटल 64 कंपनियां, आप ऐसे लिस्ट ये डाउन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। कैस्ट्रॉल है, एम्पेस है, ICICI, RBL, बहुत सारी, अमर राजा बैटरीज है अपने पास। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो डाउन में हैं। ठीक है, इसमें से अपने पास बहुत सारे लोगों के पास होंगे इसमें से। ठीक है, जिसके वजह से लोगों के पोर्टफोलियो डाउन रह गए। तो टॉप 100 कंपनी में से भी, जिसके मिड कैप में से भी जिसके पास शेयर्स रहेंगे उनके डाउन ही रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 15 जो ऊपर थे, देखो जिसके पास ऐसे में से शेयर्स रहेंगे वो आज प्रॉफिटेबल रहेंगे या उनका पोर्टफोलियो अप रहेगा। अगर इसमें से फाइज़र है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल इंडिया है। ठीक है, ऑयल इंडिया मेरे पास था, उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी और बेच दिया था। और नवीन है, टाटा केमिकल है, फोर्टिस हेल्थ है, फोर्टिस हेल्थ भी एक टाइम था मेरे पास, CG कंज्यूमर्स। तो ये सारे शेयर्स जो है 0 से 3% तक बढ़ चुके हैं। ऐसे 15 शेयर्स हैं। ठीक है, 15 कंपनियाँ हैं, 15 शेयर्स है इसके। TVS मोटर, वोल्टास, ये सारी चीज़ें आज के दिन ये बढ़ी थी। ठीक है, और 100 में से, टॉप 100 में से, और वोडाफोन आइडिया एक ऐसा शेयर्स है जो 3 से 5% में बढ़ा था। तो वोडाफोन आइडिया भी मैं होल्ड करता हूँ, बट ये पेनी स्टेक है, तो मोस्ट ऑफ लोग इसको अभी तो अवॉइड करें, बाद में इसके बारे में भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, और ये डॉक्टर लाल, ये भी 5 से ज़्यादा बढ़ा हुआ शेयर है। देखो ऐसे 2 शेयर्स है जो 5% से ज़्यादा, डॉक्टर लाल, पैथ लैब्स और इप्का लैब्स, ये लैब वाले शेयर्स आज 5 से ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से
मार्केट गिरा हुआ है। चलो निफ्टी 500 एक देख लेते हैं, जस्ट 500 का बड़ा। देखो इसके अंदर से तो मेजॉरिटी लोगों के पास शेयर्स रहेंगे। ये 5% से ज़्यादा गिरने वाले 47 शेयर्स है। देखो इसमें से अगर किसी के पास रहेंगे तो वो उनके गिरे रहेंगे। फिर बाद में ये 108 में से भी किसी के पास रहेंगे। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो निफ्टी 500 में हैं। उसमें से तो बहुत लोगों के पास इन्हीं में से शेयर्स होते हैं, इस वजह से वो गिर जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से हम तो सेलेक्ट नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी इसी में से होते हैं जिनके कैपिटल छोटे होते हैं या कम होते हैं। तो आजकल मिड कैप ही ज़्यादा गिर रहा है, लार्ज कैप जल्दी गिरते नहीं है और लार्ज कैप ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं करते। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ लोग मिड कैप या स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट होते हैं, इस वजह से उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है या मार्केट का उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलना पड़ता है। अभी हम यहाँ पे 90 ऐसे कोई तो शेयर्स है जिनमें प्रॉफिट था। देखो ये हमने दूसरे इसमें भी देख लिया था। तो ऐसे 90 शेयर्स है जिनके पास इसमें से कोई भी शेयर्स रहेंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट आज दिखता रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे शेयर्स हैं जो 0 से 3% के प्रॉफिट आज दिखा रहे थे। और यहाँ पे कुछ 10 ऐसे शेयर्स है जो 3 से 5% तक का रिटर्न आज दिखा रहे थे, जो PNB हाउसिंग है, पॉलीप्लेक्स है, कॉर्प, ऐसे ABB इंडिया। तो ये सारे ऐसे 10 शेयर्स हैं और ऐसे 7 शेयर्स है जो कंपनियां हैं जो 5% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इप्का लैब है, डॉक्टर ये सामने हमने तो देख लिया, भारत डायनेमिक है, रेमंड है, BEML। तो ऐसे 7 कंपनीज़ है जो टॉप 500 में से जो प्रॉफिटेबल दिखा रही है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने आज मूवमेंट दिखाया है 5% से ज़्यादा। तो हमने ये देख लिया आज कि मार्केट, मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो डाउन क्यों था। अगर मार्केट अप था तो हमारा पोर्टफोलियो क्यों डाउन था। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका इंडेक्स कौन से इंडेक्स में आता है। अगर वो इंडेक्स डाउन है तो आपके शेयर्स भी डाउन ही आएगा, आपका पोर्टफोलियो भी डाउन ही आएगा। तो ये होता ही है क्योंकि कुछ ही शेयर्स है, जैसे निफ्टी 50 में आपने देखा ही है कि कुछ ही शेयर्स है जो मार्केट को मूव करते हैं और बड़ी बड़ी वो कंपनियां होती है, जैसे ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया था। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ही है जो मार्केट का मूवमेंट अप एंड डाउन करती है। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो, अगर मार्केट ग्रीन भी है तभी भी डाउन, पोर्टफोलियो डाउन नज़र आता है। तो यही रीज़न होता है। तो हमने ये आज देख लिया तो क्यों आज पोर्टफोलियो लोगों के डाउन हो गए, क्यों लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है वो शेयर के बारे में, लेकिन सबसे पहले हम उसका वेबसाइट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट उसका ओपन करता हूँ। ये है कंपनी का नाम त्रिजरा सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है लगभग 35% तक, और ये कंटिन्यूसली अच्छा खासा भाग रहा था। एक ही वीक के अंदर, ये 2-3 दिन के बीच में ही जब मार्केट गिर रहा है, बट ये दौड़ रहा था शेयर्स। तो इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, मुझे जितना दिखा उतना मैं ले लेता हूँ। उसके बाद वो आगे जाए या डाउन जाए, क्योंकि अपने को जितना, क्योंकि जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपने को सूट करती है वही स्ट्रैटेजी हमको हमेशा यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि मार्केट है ये, कभी भी जो ज़्यादा बढ़ता भी हो कभी भी अचानक गिर भी सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो कोई शेयर को फिर सोचना नहीं चाहिए ज़्यादा। ठीक है, तो होल्ड करके रखना चाहिए। बट मैं एज अ स्विंग ट्रेडर हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी जैसे मैं रखा हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करता हूँ और प्रॉफिट ले लेता हूँ। तो त्रिजरा सॉल्यूशंस में भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। लगभग मैंने इसको 1 महीने पहले ही लिया था, बट ये अभी इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। ये कुछ 3-4 दिन पहले ही, 3-4 दिनों से ये मूवमेंट दिखा रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो कर लिया है। अभी इसका हम थोड़ा शेयर्स के बारे में जानेंगे कि अभी ये आगे के लिए कैसा है। अगर आगे किसी को लेना है और ये फिर से डाउन आता है तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो ये बता दूं कि ये त्रिजरा जो कंपनी है ये IT कंपनी है
और ये टेक सॉल्यूशन देती है, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल इनोवेटिव कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है ये। और यहाँ पे बता रहा है कि ये पब्लिक लिस्टेड है और प्रेजेंस इन मल्टीपल कंट्रीज एंड फाउंडेड। प्रमोटर कौन है वो उनका नाम बताया, टेक्नोलॉजी गैंट ऑरियो प्रो सॉल्यूशन लिमिटेड। इट इज़ अ पब्लिक लिस्टेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर दैट हेल्प्स इंटरप्राइजेस एक्सेलरेट डिजिटल इनोवेशन सिक्योरली एंड इफ़ेक्टिवली, ठीक है, इफ़िशिएंटली। और इनका कहना है टॉप 100 टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है ये। और ये कहाँ तक है ये भी बताया। वी एम्प्लॉय डोमेन एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट अक्रॉस एशिया में है, मिडल ईस्ट में है, अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज अमंग्स द टॉप 100 टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स। इनको टॉप 100 में जाना जाता है और ये अच्छा खासा इनके प्रोडक्ट्स है। और प्रोडक्ट्स आर फोकस्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एक्सेलेरेट देयर डिजिटल फुटप्रिंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन एंड ऑफलाइन एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़। वी टारगेट आवर कस्टमर पार्टनर डीलर्स एंड एजेंट फॉर देयर नीड एंड गोल्स, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है, जैसे कि हमारा ऐप होता है, किसी बैंक का ऐप है, या अगर हम लॉजिस्टिक में यूज़ करते हैं तो उसका लॉजिस्टिक का जो इंटरफेरेंस होता है, जो लोगों के कनेक्ट करके रखता है, और जिससे हम कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं या कोई भी चीज़ का ऑर्डर डालते हैं तो वो चीज़ होती है, या बैंक से हम स्टेटमेंट लेते हैं तो ऐप होता है, या डिजिटली नेट बैंकिंग जैसी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें ये हैंडल करते हैं, ठीक है। तो डिजिटली जो भी काम होता है तो वो हैंडल करते हैं। और आपको मैं बता दूँ इसके कस्टमर्स कौन है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आपको इनके प्रोडक्ट के दो नाम है, जो इंटरैक्ट DX है और SCM प्रॉफिट है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है कि इसके अंदर कौन कौन होते हैं, इंक्लूडिंग ऑडियो टेक्नोलॉजी अक्रॉस मल्टीपल सेगमेंट सच एज बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, टेलीकॉम, यूटिलिटी एंड रिटेल ग्लोबली, ठीक है। तो बैंकिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, टेलीकॉम वाले, इनके अंदर इनको वो टेक्नोलॉजी देते हैं। और बता दूं कि मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन सच एज बिल्स जो भेजना है, या स्टेटमेंट्स है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें करते हो। पॉलिसी किट्स, वेलकम किट्स, रिसिप्ट्स, लॉयल्टी रिवार्ड्स, KYC फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें इनका काम है। एडवाइजरी एंड नोटिफिकेशंस आर डिलीवर्ड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म अक्रॉस मल्टीपल चैनल सच एज ईमेल, वेब, मोबाइल, प्रिंट। ये सारी चीज़ें बैंकों के लिए या ये टेलीकॉम के लिए ये इनका काम है, ये करते बैठते। तो बैंक करती नहीं है तो ये इनको ये कॉन्ट्रैक्ट देती है और ये काम इनके पास देती है, तो इनके थ्रू हमको ये सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है। और SCM प्रॉफिट करके इनका दूसरा प्रोडक्ट है। और लॉजिस्टिक सॉल्यूशन अलाउस स्ट्रीमलाइन एंड एनहांस लॉजिस्टिक ऑपरेशन बाय इम्प्रूविंग efficiency and optimizing working capital, take control of supply chain by streamlining and enhancing logistic operation and gain unfair edge over competitors। तो competitors से फ़ायदा अच्छे से अनफेयर एज ओवर कॉम्पिटिटर्स से जीतना है तो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए ये इंटरफेरेंस या यूज़र इंटरफेयर रहता है, उसका लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं तो कैसा होता है वो देख लो। वी प्रोवाइड आवर सर्विस सॉल्यूशन डिफरेंट सेगमेंट्स सच एज अ वेयर हाउसिंग, फ्रेट फॉरवर्डिंग, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लायर, कोलैबोरेशन एंड विजिबिलिटी। ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए टेक्नोलॉजी या डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। तो और इनके ग्लोबल कस्टमर्स 100 के ऊपर है कस्टमर्स,
और सॉल्यूशंस कस्टमर मतलब बड़े बड़े कस्टमर्स होते हैं, और क्लाइंट्स जो होते हैं फॉर्चून 500 क्लाइंट्स में 25 प्लस क्लाइंट्स है, और सॉल्यूशन डिलीवर्ड कितने 22 प्लस कंट्रीज़ को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूँ इनके ये जो प्रायर टू त्रिजरा मिस्टर अमित सेठ हैज़ हेल्ड अ की पोजीशन विद द 20th सेंचुरी फाइनेंस एंड लॉयल सिक्योरिटीज़। ये इनके और मैनेजमेंट के लीडरशिप के टीम के लोग हैं ये दो, और इनका एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे हम इसके कौन से क्लाइंट से कस्टमर से ये भी देख लेते हैं। ये होम पेज पे है ऑलरेडी, और ये कैसी सर्विस है यहाँ पे बताया है, बट हम इसका फटाफट इसका होम पेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वोडाफोन को सर्विस देता है, और बीडीपी को देता है, बीडीपी इंटरनेशनल, कोटक महिंद्रा बैंक को, लॉजिस्टिक प्लस को, एक्सिस बैंक को, इन सारे लोगों को ये देता है। और भी है, आप यहाँ पे स्क्रॉल होने दो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी कंपनियाँ हैं इनके क्लाइंट से कस्टमर से, आप देख सकते हैं। एक्सिस बैंक है, और कामतजजा लॉजिस्टिक, आइडिया जो वोडाफोन हो गया, आइडिया वोडाफोन एक ही हो गया है, अंगक्सा पूरा लॉजिस्टिक्स के भी बहुत है, ICICI प्रूडेंशियल्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले, मिशेल कॉट्स है, HDFC बैंक है, गुड पैक ये नेटवर्क, और ICICI लोम्बार्ड, MIF लॉजिस्टिक है, अपोलो फीज है, और पब्लिशिप लॉजिस्टिक्स है, और कोटक लॉजिस्टिक्स। तो इतने सारे इनके कस्टमर्स हैं, और इनके बारे में ये बताया है, और इनको ये सर्विस देती है। तो इस टाइप का इनका डिजिटल सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, जो हमको इजी करता है वीडियो इंटरैक्शन करना है, या कुछ भी इंटरैक्ट हमको बैंक से करना है या पब्लिक से बैंक को करना है, तो किसी भी तरह का इंटरैक्शन करने के लिए जो हमको चीज़ें लगती है, जो मीडियम लगता है, जो टेक्नोलॉजी लगती है, वो ये प्रोवाइड करके देती है। ये बैंकों के लिए, कस्टमर्स के लिए, जो ऐप थ्रू ही होता है या वेबसाइट थ्रू, जैसे भी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं वैसी टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करके देते हैं। और यूज़र इंटरफेस अच्छा होता है कि ताकि पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजी पड़े। तो ये इनका काम है, और ये इनके पास इतनी सारी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो आपने देख लिया ये कंपनी कैसी है, इसका वेबसाइट देख लिया। अभी हम इसका थोड़ा शेयर्स के बारे में जानेंगे, ये शेयर्स कैसा है फ्यूचर के लिए। तो जैसे हमने मनी कंट्रोल का पहले से ओपन करके रखा था, यहाँ पे जस्ट हमको त्रिजरा सॉल्यूशंस यहाँ पे आ गया है। ये है त्रिजरा सॉल्यूशन का आज का, देखो लगभग 18% तक का ये आज का हाई था, 88 गया था, फिर ये डाउन आया। तो इसमें अप एंड डाउन बहुत हुआ था, और ऑलरेडी मैं यहाँ इसमें से निकल गया। ठीक है, और इसमें तो हर एक चीज़ अच्छी ही नज़र आ रही है। आपको ये बता दूं कि 26 रुपये का शेयर, ये 88 मतलब आज ही के दिन इसने ज़बरदस्त हाई मारा। ये कंटिन्यूसली अच्छा खासा अपर सर्किट तो नहीं मारा है, बट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, शेयर्स अच्छा खासा भाग रहा है। तो सारी चीज़ें इसमें अच्छी ही है। ठीक है, आपको बता दूं ऑलरेडी ये बहुत बढ़ चुका है, इस वजह से भी मैं ऐसे शेयर्स में से निकल जाता हूँ जो ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और अपने को जितना प्रॉफिट लगता है उतना ही लेना चाहिए, बाकी का ज़्यादा लालच रखोगे तो हाथ का प्रॉफिट भी निकल जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते हैं तो बिंदास रहने का, और लॉन्ग टर्म नहीं है, ऑलरेडी हम ट्रेडिंग के हिसाब से आए हैं मार्केट में, तो ट्रेडिंग करना है तो थोड़ा जितना प्रॉफिट मिलता है उतना लेना चाहिए, ज़्यादा भी कम नहीं लेना चाहिए। जितने से हम सेटिस्फाई हो जाए उतना लेके निकलना चाहिए, जितने हमारे रूल्स के हिसाब से चलता है। ऑलरेडी मैं इसमें 21% ही लेता हूँ, बट कैसा है कि ऑलरेडी मैंने ये 2-3 दिन पहले उसको फिर से एक बार एंट्री की थी, इसमें और शेयर्स ले लिए थे, बट वो डिलीवरी में आए नहीं थे। जब तक वो डिलीवरी का जो पीरियड रहता है 2 दिन बाद बेच सकते हैं, तो इसीलिए मैं होल्डिंग पे था। ठीक है, मैंने अगर थर्सडे को लिए है शेयर्स या बुधवार को लिए, तो जब तक वो मेरे डिलीवरी में दिखते नहीं है
होल्डिंग्स में नहीं दिखेंगे तब तक मैं उसको बेच के, मतलब वो चार्जेस लगते होल्डिंग के अलग रहते अगर हम उसको डिलीवरी के बिना ही बेच देते हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं उसको होल्ड करके रखा और थोड़े दिन, और ऑलरेडी ये 1 महीने पहले मैंने इसमें एंट्री की थी, बट फिर से मुझे ये डाउन मिला 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले मुझे डाउन मिला, तब मैंने फिर से एंट्री की, फिर तब से ये भागना चालू हुआ और भागते भागते तब मैंने इसको बेच दिया। तो 2-3 बार इसने हाई मारे और उसमें निकल गया। लगभग ये 40-45% तो भाग चुका है, बट मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट हर कोई नहीं ले सकता, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये इसका जो स्ट्रेंथ है, देखो सबसे अच्छा स्ट्रेंथ है इसके अंदर, कंपनी कितनी स्ट्रांग है इससे ही पता चलता है कि कंपनी में स्ट्रेंथ देख लो। हाई ग्रोथ स्टॉक है विद द प्रोमोटर्स इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। प्रोमोटर जो है कंपनी के मालिक है, वो वही ये कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रख रहे, ठीक है। तो कंपनी के मालिक को ही सबसे ज़्यादा भरोसा है, और हाई ग्रोथ स्टॉक विद द प्रोमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग वो बढ़ाते जा रहे हो, मार्केट से भी रहेगा या कहीं से भी रहेगा, वो खरीदते जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रोमोटर जो कंपनी के ओनर्स होते, मालिक होते, उनको भरोसा है कंपनी पे, इसलिए वो मार्केट से भी खरीद रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर्स अपने बढ़ा रहे हैं, इसी वजह से ये बढ़ रहे हैं। और ऊपर से वीकनेसेस एक ही बता रहे हैं, 12 स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस कितनी, एक है। तो एक वीकनेस कौन सी है इसमें, तो डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो। तो जो नेट कैश फ्लो होता है मार्केट में, कंपनी में किसी भी ऑपरेशन में कैश फ्लो होना अच्छा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इनके पास कैश फ्लो कम है, ये यहाँ पे एक वीकनेसेस बता रहा है, छोटा वीकनेस है, एक ही वीकनेस है, तो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो होना चाहिए किसी भी कंपनी के अंदर, बट यहाँ पे कम है बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ 5 बता रहे हैं, सबसे अच्छे पॉइंट से स्ट्रेंथ अच्छा बता रहा है, अपॉर्चुनिटी 5 बता रहे हैं। तो पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पे बता रहा है कि एक रेजिस्टेंस जो होते हैं, रेजिस्टेंस ऊपर बढ़ने के लिए रहते हैं और सपोर्ट नीचे जाने के लिए। तो इसका रेजिस्टेंस फर्स्ट वाला ये तोड़ दिया है, ब्रेकआउट आया है। तो एज अ ट्रेडर लोग यही चीज़ देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कब टूट रहा है। तो इसके बाद देखो ये फर्स्ट वाला R1 का जो रेजिस्टेंस है ये 81 का भी टूट गया है, ठीक है। फिर R2 भी टूट जाएगा, फिर ये R3 रहता है, ये रेजिस्टेंस है, फिर ये 100 के ऊपर जाएगा, ऐसा होता है। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी रेजिस्टेंस के आसपास से ही शेयर्स गिर जाते हैं या फिर डाउन चले जाता है। तो ये किसी को चीज़ें पता नहीं होती है, बट कभी कभी शेयर्स चल जाते हैं ये रेजिस्टेंस के हिसाब से, नहीं तो कभी कभी रिवर्स मार देते हैं। तो ऑलरेडी तो शेयर्स पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ये बता रहा है कि इसका R1 तोड़ दिया है इसने, ब्रेकआउट है, तो इसके आगे के टारगेट ये कंप्लीट करेगा, ठीक है। देखो 89 था, अभी मैं आपको एक यही चीज़ बता दूँ कि लोगों ने अगर समझ लो आज के आज ही ख़रीद लिया, जस्ट मैं आपको ट्रेडिंग के हिसाब से भी बता दूँ कैसे क्या चीज़ें होती है और बड़े इन्वेस्टर कैसे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। यहाँ पे 88.95 ये चीज़ें देख लो, समझ लो, ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे और जो रेजिस्टेंस 2 बता रहे, ये रेजिस्टेंस 1 तो तोड़ दिया, किसी ने 82 पे किसी ने डाला रहेगा कि 82 अगर बढ़ता है, 82 के ऊपर जाता है तो हम इसको बाई करेंगे। तो ये होता है बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर होते हैं, वो सोचते हैं ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो इसके आगे और जाएगा, तो ये सेकंड रेजिस्टेंस होता है। तो इसके आसपास आने के लिए तो उनको लगता है ये भी रेजिस्टेंस तोड़ेगा, ये भी तोड़ेगा, तो कोई होल्ड कर देता है। तो ये रेजिस्टेंस के बाद अगर शेयर्स मिलता है तो देखो 89.38 का जो सेकंड रेजिस्टेंस है, तो 89 के ऊपर 30 भी आता है या 35 भी आता, तो बट 89 गया नहीं है। देखो 95 से, मतलब लोगों ने 89 से, वो बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वहाँ से इसको गिरा दिया और ये 4-5 या 4 रुपया या 5 रुपया ये डाउन कर दिया इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है कि रेजिस्टेंस के पास ही लोग बड़े इन्वेस्टर्स सेलिंग के लिए बैठे रहते हैं। आगे जैसे जैसे लोगों में लालच आती है तो ये बड़े इन्वेस्टर्स का काम होता है ये शेयर्स को गिराना और बढ़ाना, तो वहीं पे से ये रिवर्स करता है। तो सेलिंग के लिए ऑर्डर पड़े रहते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे रहते हैं।
तो आपको ये पता चल गया रहेगा कि कैसा होता है। अभी यहाँ पे थ्रेड देखते हैं। यहाँ पे एक थ्रेड है, यहाँ पे नॉन कोर इनकम का थ्रेड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड नॉन कोर। इसका जो अदर इनकम है वो थोड़ा, नॉन कोर इनकम है वो बढ़ रहा है। तो कोई छोटे, ये तो थ्रेड मोस्ट ऑफ कंपनीज़ में होता ही है। और यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे हम इसका, तो ओवरव्यू में इसका मार्केट कैपिटल देखो 99 करोड़, मतलब 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैपिटल बहुत कम है, माइक्रो कैपिटल है, समझ लो बहुत छोटी कंपनी है। तो और इसके क्लाइंट भी देख लिए कितने बड़े बड़े, और कंपनी छोटी लेकिन बट इसके क्लाइंट कितने बड़े, कितने कस्टमर्स बड़े। तो इस वजह से ये कंपनी में कितना अच्छा आगे पोटेंशियल है। और यहाँ पे इसका डिविडेंड तो नहीं बता रहा है, और डिविडेंड देगी भी नहीं, बहुत छोटी कंपनी है। और ऑलरेडी यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो डिलीवरी जो ले रहे लोग, तो 42% तक लोगों ने डिलीवरी ली है इसमें आज के दिन में। तो डिलीवरी अच्छा ले रहे हैं। फेस वैल्यू अच्छा है, 10 का है, मतलब नया ही है कंपनी ऑलरेडी, आपको आगे पता चल जाएगा। और ये पीबी जो रेशियो है इसका, प्राइस टू बुक, 1 रुपये से भी कम है ये। और 1 रुपये से कम होने की वजह से ठीक है, पॉजिटिव है, अच्छा ही है, ठीक है। और यहाँ पे पी अच्छा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये एक अच्छा होना चाहिए, 10 के अंदर भी है, मतलब ये सस्ता ही है, 7.83 है। तो पी अच्छा है, सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी है। और लगभग इसने 3-4 गुना तो लोगों को प्रॉफिट दिया ही है साल भर के अंदर, 3-4 गुना शेयर ने प्रॉफिट दिया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे इसका चार्ट ओवरव्यू दिखाई दे रहा है। अभी इसका चार्ट देखेंगे जो एडवांस चार्ट है। तो पहले 1 मंथ का चार्ट देखते हैं। 1 मंथ के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 मंथ के अंदर बीच में मैंने जैसे बताया कि मैंने 1 मंथ से लेके रखा था, बट वहाँ पे उसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा था। मूवमेंट यहाँ पे आके इसने किया, ठीक है। ये 23, 24, 25 नवंबर से ये बीच में किधर तो गिरा, तब मैंने लिया। तो मुझे उसकी डिलीवरी भी कंप्लीट पूरी नहीं मिली थी। तो डिलीवरी के 2 दिन लगते हैं, जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वही लगते हैं, उसमें सैटरडे संडे गिना नहीं जाता, ठीक है। तो उस वजह से, या हॉलीडे गिना नहीं जाता, तो इस वजह T1 T2 होता है। तो इस वजह से शेयर मेरे अकाउंट में ना आने की वजह से यहाँ पे बीच में मैंने कहीं ले लिया था, तो उधर से फिर ये दौड़ना चालू हुआ। फिर एक बार दौड़ना चालू हुआ तो देखो यहाँ तक आके पहुँचा, तो यही चीज़ में मैंने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो ये मुझे मौका मिल गया यहाँ पे कहीं लेने का फिर से एक बार। और फिर यहाँ पे मुझे निकलने के लिए बहुत मौके मिले, बट मैं आज निकल गया क्योंकि मेरे होल्डिंग में आए नहीं थे, इसलिए। अभी हम यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लो, तो 3 महीने का भी चार्ट लगभग जो है वो टाइम पे भी ये शेयर जो है 60 के आसपास था, 59-60 वही रेंज में था। फिर यहाँ पे एक बार 59 यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ पे एक 69 तक आया था शेयर्स, फिर यहाँ पे डाउन है, अप डाउन हुआ है ये शेयर्स। खाली अब भी सिर्फ ये महीने में ये अच्छा खासा बढ़ गया है, 52 से डायरेक्ट 84 अभी जो दिख रहा है, 88 का हाई मारा, 88.95 का। तो 52 से लगभग 30 रुपया, मतलब लगभग बहुत अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है ये 3-4 दिन या 4-5 दिन के अंदर ही। और जिसने ये टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लिया रहेगा उनको और अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 6 महीने का चार्ट देखेंगे, तो 6 महीने का चार्ट भी यहाँ पे देख लो, 38 का कुछ लो दिख रहा है, 38 से भी अच्छा खासा 6 महीने में ऊपर साइड ही दिख रहा है, अच्छा खासा। यहाँ पे बीच में सेम रेंज में था, बट फिर बाद में एंडिंग में अच्छा ये दौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 72 का एक हाई बता रहा है, यहाँ पर भी 70 के आसपास ही रहेगा। तो 6 महीने का चार्ट भी लगभग अच्छा ही है, मतलब चार्ट वाइज तो सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट इसके कैसे थे, अप्स डाउन्स है या कैसे है। तो चार्ट भी देखना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 35 से कितने अप से कितने डाउन से ये
ये भी इम्पोर्टेंट होता है, शेयर्स में कितना उछाल आता है, कितना गिरता है, ये सारे। तो 1 साल के अंदर भी लगभग थोड़ा आया था, फिर डाउन आया था, फिर अप आया था, फिर ये ऐसे, तो थोड़ा अप एंड डाउन होता ही है ये शेयर्स में। बट इसके बाद इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया है और अच्छा खासा ये बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे डर भी होता है, अगर इतना स्पीड में कोई शेयर्स बढ़ता है तो गिरने के भी चांसेस उसी तरह के होते हैं। तो 5 साल का इसका चार्ट देख लो। 5 साल में ये शेयर ने, यहाँ पे 5 साल तो कंपनी थी नहीं, क्योंकि मैंने 5 साल ओपन किया, बट यहाँ पे 5 साल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कौन से साल का, 2019 का टाइम दिखाई दे रहा है, देखो 2019 से। तो ये 5 साल से ही कंपनी मार्केट में थी नहीं, क्योंकि मैंने 5 साल ओपन किया। अगर मैं मैक्स भी ओपन करूँ तो भी ये 2019 ही बताएगा, क्योंकि ये कंपनी नई है मार्केट में। इसका आईपीओ आया था 1-2 साल पहले, तब से ये कंपनी है। और ऑलरेडी लोगों को अच्छा खासा, ये 30 रुपये से अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट दिया ही है। बट देखो, जब ये मार्केट में ओपन हुई थी, अच्छी ओपन हो गई थी, यहाँ पे 88 का भी कुछ प्राइस दिखाई दे रहा है हाई का। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ 10 रुपये तक भी आ गया था, 6 रुपये तक भी आ गया था, 5-6 रुपये। तो यही होता है कोई कोई कंपनी का हाल, कि कंपनी अगर स्टार्टिंग में अच्छा ओपन हो जाती है, बाद में लोग बेचना चालू कर देते, फिर बेचते। फिर अगर कंपनी अच्छी है और कोई भरोसा करता है और ये टाइम पे कोई ख़रीद के रखता है, फिर उसको कमा के देती है। मतलब ऑलरेडी स्टार्टिंग में किसी को कमाने मिलता है, फिर वो टाइम पे कोई ख़रीदता है तो उनको लॉस करने मिलता है। फिर यहाँ पे कोई ख़रीदता है जब गिरता है शेयर्स, तब उनको कमाने मिलता है। तो हर कोई कमा नहीं पाता है। किसको कमाने मिलता है? जो सही टाइम पे सही वक्त पे ख़रीदता है, उसी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बाकी लोग लॉस में चले जाते हैं। तो इसका चार्ट से हमने देख लिया मैक्स टू मैक्स, ये 2 साल का ही चार्ट आ रहा है और ये 2 साल से ही कंपनी है मार्केट में, ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल तो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है, ठीक है। बट जब जब शेयर्स डाउन होते हैं तभी ख़रीदना चाहिए। मैं कभी हाई पे रिकमेंड नहीं करता कोई भी शेयर्स। अगर कोई भाग रहा है, भागती ट्रेन के पीछे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि दौड़ना। अगर वो टाइम पे है, हमको निकलना है, प्रॉफिट दिख रहा है, तो आराम से निकल जाने का। तो अभी हम यहाँ पे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे। तो प्राइस एंड वॉल्यूम में देखो इसका रिटर्न कितना अच्छा दिखा रहा है। देखो 1 वीक के अंदर ही लगभग 60%, मैं बोल रहा था सबसे ज़्यादा इसने एक ही हफ्ते के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और ये 1 वीक का रिटर्न है, लगभग 60% तक का रिटर्न है। और 1 मंथ का इसका रिटर्न देख लो, लगभग 40 का है, ठीक है। 1 मंथ से जो भी इन्वेस्टेड रहेगा, जैसे मैं इन्वेस्टेड था, बट ये अभी नीचे जाके बहुत, तो वो टाइम पे, वो एग्जैक्ट टाइम पे ख़रीदता कोई और ज़्यादा क्वांटिटी, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। 1 मंथ से जो होल्ड कर रहे थे उनको लगभग 40% तो हुआ ही है। और 3 महीने से भी होल्ड कर रहा था उनको भी 40% तक उनको प्रॉफिट हुआ है। और जो जनवरी से अभी तक कर रहे थे, लगभग 105% तो उन्होंने कमाया है इसके अंदर। और 1 साल से जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने लगभग 150 से ऊपर परसेंटेज कमाए 1 साल। देखो 3 साल का नहीं बताएगा, क्योंकि 3 साल पहले ये कंपनी नहीं थी। तो यहाँ पे हमने देख लिया सारी चीज़ें। अभी एक यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहा हूँ, 3 अगस्त का न्यूज़ है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि त्रिजरा कंसोलिडेटेड जून का सेल्स है, यहाँ पे नेट सेल्स है 13 करोड़ का है, और ये 26% से बढ़ गया है। देखो कंपनी ऑलरेडी छोटी है, 13 करोड़ भी सेल्स बहुत बड़ा हो गया उसके लिए। और ऑलरेडी वो 26% से 26-27% से बढ़ गया है। तो ये इसका न्यूज़ था। तो सेल्स अच्छा है, इसके बारे में जनता भी बोल रही है कि बाय करो, पूरे 100% जनता बोल रही है कि बाय करो, फॉरम बोल रही है बाय करो, ठीक है। और यहाँ के इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स भी है कुछ। और यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजेक्शन में आपको दिखाई देगा कि ये प्रमोटर है, ये भी प्रमोटर है। वो जो प्लेज कर रहे हैं, ये प्लेज रिलीज़ किया है इन्होंने, कुछ प्लेज शेयर रहेंगे वो रिलीज़ किया है। तो ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं कि कंपनी में के अंदर क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे रिवेन्यू इसका देख लो कि जो इनकम है थोड़ा घटते जा रहा है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। बट फिर भी शेयर्स अप जा रहा है, ये भी आपने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2018 का इनकम बता रहा है, ये 4 साल का पहले का रिटर्न बता रहा है।
और ये 2-3 साल का ही है, बट 3 साल कंप्लीट हुए नहीं है। तो ये एंडिंग में है 2018 की कंपनी। तो ये यहाँ पे आपको बता दें कि 2018 का ये 87 करोड़ का बता रहा है रेवेन्यू, फिर यहाँ पे 77 करोड़ का बता रहा है, फिर यहाँ पे 58 करोड़ का रेवेन्यू बता रहा है, फिर बाद में मतलब कंटिन्यूसली डाउन ही बता रहा है रेवेन्यू इसका, इनकम, सेल्स। और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा बता रहा है। पहले साल का अगर दिखा रहा है तो 7 करोड़ का है, फिर 12 करोड़ हुआ। फिर 2020 में मोस्ट ऑफ लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई रहेगी, बट फिर से 2021 में अच्छा खासा 11 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा ही है। और 2021 अभी भी थोड़ा बाकी है, तो 2021 में और आने के चांसेस है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट आने भी बाकी है, कंप्लीट आए नहीं है। तो उस हिसाब से ही रेवेन्यू उसका और प्रॉफिट दिखाई देगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर्स किसके किसके पास है, शेयर होल्डिंग किसके पास है सबसे ज़्यादा। तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर्स है जिनके पास 30% है। प्रमोटर्स सबसे ज़्यादा होल्ड करके बैठे, सबसे ज़्यादा नहीं 30% होल्ड करके बैठे। और प्रमोटर इंक्रीजिंग बता रहा था यहाँ पे, जो हमने स्ट्रेंथ देखा था, तो उसमें प्रमोटर ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहे शेयर्स फिर से। तो ये एक अच्छी न्यूज़ बताई थी, अच्छा स्ट्रेंथ बताया था उसमें। और प्रमोटर के पास ऑलरेडी 30% है, और बाकी का शेयर सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है। देखो, उनसे बचा हुआ शेयर्स डायरेक्ट पब्लिक ने लिया, मतलब पब्लिक ने कितना भरोसा किया है और ये शेयर्स पे, और कितना क्वांटिटी या कितना सारा शेयर्स लेके रखा है। ऑलरेडी 99 करोड़ की कंपनी है, तो शेयर सस्ता भी था और मार्केट कैपिटल कम था। और आगे जाके यही कंपनियां बहुत आगे बढ़ जाती है। ये 100 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की हो जाती है, 5000, और तब तक ये शेयर्स के भाव भी बहुत तगड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं भाव। तो इस वजह से पब्लिक स्मार्ट होती है, मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता होता है कि कौन से शेयर्स लेनी चाहिए। तो इस वजह से पब्लिक ने देखो ये कितने होल्ड करके रखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के पास है, प्रमोटर से भी ज़्यादा। और FIS भी स्मार्ट है कि FIS को भी थोड़े बहुत मिले हैं, आधा टक्का तक तो FIS के पास शेयर्स है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.46, आधा % तो FIS को मिला, बाकी सब पब्लिक और प्रमोटर के पास है। बट आपको ये पता चलना चाहिए कि FIS से भी ज़्यादा पब्लिक के पास है, और पब्लिक ही इसकी मालिक है, समझ लो। ओनरशिप पब्लिक के पास ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है शेयर्स। तो पब्लिक ही ये कंपनी की ओनर है, क्योंकि पब्लिक का शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, और डिसीज़न में भी पब्लिक की वोटिंग सबसे ज़्यादा लगेगी। इसीलिए ये कंपनी बहुत भरोसेमंद है, लोगों का भरोसा यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे होल्डिंग और प्लेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, तो होल्डिंग ये है, ब्लैक कलर में बता रहा है। और प्रमोटर, उसमें से भी प्रमोटर के पास प्रमोटर ने प्लेज किया है, जो बैंकों के पास रखते हैं, तो शेयर्स कितने, तो ये प्रमोटर ने बैंकों को इतना, उसमें से भी इतना % इतना दिया, ये सारी चीज़ें। फिर बाद में यहाँ पे प्लेज घटाते आ रहा है। तो जो कर्जा लिया रहता है, जिनके बदले शेयर्स रखे रहते हैं, गिरवी रखे रहते हैं, तो गिरवी रखे हुए शेयर्स ये छुड़ाते जा रहे हैं। अभी सिर्फ 9.73% प्लेज शेयर्स बचे हैं, ठीक है। बाकी के शेयर्स इनके पास आ गए हैं, और ख़ुद के पास अभी 30% अभी होल्डिंग है। तो इतने सारे शेयर्स ये इन्होंने गिरवी रखे थे, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख लिया कि पॉजिटिव आती जा रही है। FIS देखो, 2 है FIS जिनके पास शेयर्स है ये कंपनी के। तो हमने ये इसका पूरा डिटेल पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, स्टडी कर लिया है, और आपको ये कंपनी के बारे में पता चल गया है। और आपको आगे क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी देख लो, सब चीज़ें हमने देख ली है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी, फ्यूचर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, और इसका बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये कंपनी को होल्ड करके रखना चाहिए, अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता है। अगर अब भी कोई किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो जल्द से जल्द कर भी सकता है, और नीचे आए तो ले सकता है। तो थोड़ा बहुत ये
इतनी स्पीड में भाग रहा है तो डर रहता है, थोड़ा थोड़ा करके भागे तो कोई डर नहीं रहता है, बट ये स्पीड से भाग रहा है तो गिरने के चांसेस भी लगते हैं। और ऑलरेडी मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में चल रहा है तो और ये शेयर्स भाग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लोग आगे जाके करेंगे या एक कल करेंगे या परसों करेंगे, बट जब गिरेगा तभी भी इतना तेज़ी से ही गिरते हैं जो शेयर्स तेज़ी से बढ़ते हैं, तो थोड़ा डर भी होता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव है और आपको लगे कॉन्फिडेंस आए तो ये शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को लगे तो मुझे अभी ये प्राइस नहीं लग रहा है कि बाय करना चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि टॉप पे हम बाय करेंगे, हाई पे बाय करेंगे और लो पे जब लो आएगा तब सेल कर देंगे, ये चीज़ें होती है। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमेशा थोड़ा अभी हाई से थोड़ा कम आ जाए तब 5-10% भी गिर जाए या 15% गिर जाए या 20% गिर जाए हाई से, तब भी लो, थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद लो। अभी कभी भी मैं हाई के पास कभी भी किसी को लेने की राय कभी नहीं दूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी होती है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होता नहीं है, अच्छी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी ये चैनल पे, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, कुछ क्वेरीज़ है, कुछ आपको और जानना है तो कमेंट करो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपके दोस्तों को इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।